हेलो प्रिय साथियों, आप सभी को नमस्कार। आप सबका स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे रीट जो राजस्थान की शिक्षक पात्रता परीक्षा है, जो आप देखेंगे 23 और 24 जुलाई को होने वाली है। उसी के अंतर्गत रीट लेवल 1, जो लेवल 1 1 से 5वीं के लिए पेपर होता है, उसके अंतर्गत पर्यावरण के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो एक मॉडल पेपर के तौर पे है, आप देखेंगे इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए इन प्रश्नों को देखते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार के प्रश्न आपको पेपर में 23-24 जुलाई को देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं बारी बारी से करके एक एक प्रश्न। तो देखेंगे पहला प्रश्न आपका इसमें है। पहला प्रश्न दिया है कि कविताएं और कहानियां पर्यावरण अध्ययन के अंतर्वस्तु को पढ़ाने में प्रभावशाली है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कविताएं और कहानियां बच्चे के परिवेश। एक मिनट आप रुकेंगे थोड़ा। उसके बाद ये थोड़ा सा पतला करना पड़ेगा। उसके बाद आइए देखते हैं, बच्चों के परिवेश एवं समृद्ध चित्रण कर सकती है। उसके बाद आप दूसरा देखेंगे, दूसरा दिया है संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान कर सकती है। वही विभिन्न अमृत एवं धाराओं को प्रभावित तरीके से व्याख्या कर सकती है। वही सृजनात्मक एवं सौंदर्य बोध का पोषण कर सकती है। तो इसमें आप देखेंगे कि जो आपका दिया है बी विकल्प, यही सही होगा। संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान कर सकती है, इसलिए ये आपका ये विकल्प नंबर बी सही होगा। आप इसे देखते हुए सही करते हुए चलेंगे। भाई आइए नेक्स्ट दूसरे प्रश्न की बात करें। तो दूसरा प्रश्न में आप देखेंगे दिया है, इसमें दिया है आपका कक्षा 5 की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से संसाधन का उपयोग को सर्वश्रेष्ठ पाते हैं। अर्थात आपके कक्षा 5 के बच्चों को पढ़ाना है, तो ईंधन के प्रकरण को जो पढ़ाएंगे, तो किस संसाधन को आप महत्वपूर्ण भूमिका देंगे, महत्वपूर्ण स्थान देंगे। तो वो आपके पाठ्य पुस्तक को देंगे कि आप संदर्भ पुस्तकें को देंगे, कि पोस्टर को देंगे, कि समाचार पत्र को देंगे। तो इसमें आप देखेंगे कि आपका होगा जो प्रकरणों को पढ़ाया जाता है, ये समाचार पत्र महत्वपूर्ण हो जाता है। समाचार पत्र के माध्यम से अगर बच्चों को बताएंगे तो वो आसानी से समझ जाएंगे। तो इसलिए ये आपका सही विकल्प होगा। आइए वही नेक्स्ट तीसरे प्रश्न की बात करें। तो तीसरे प्रश्न में देखेंगे, तो तीसरा प्रश्न इसमें दिया है आपका, कक्षा 4 की एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती है कि वह अपने कार्य पत्रक, अवलोकन रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्रियों को एक फोल्डर में डाल दे। इस फोल्डरों को कहा जाएगा, फोल्डर में डालने को कहती है। तो आपको बताना है कि उस फोल्डर को क्या कहा जाएगा। तो इसमें आप देखेंगे कि घटना वृत्तांत अभिलेख कहा जाएगा, पोर्टफोलियो कहा जाएगा, दत्त कार्य कहा जाएगा, कि परियोजना कार्य कहा जाएगा। तो ये आपका पोर्टफोलियो के अंतर्गत आता है। तो अब आपका जो ये पोर्टफोलियो ऑप्शन है, ये सही होगा। आप इसे देखते हुए चलेंगे। वही आइए अगले प्रश्न की बात करें, चौथे प्रश्न की। जो चौथे प्रश्न में देखेंगे कि दिया है, कोटा जिले के हरिश्चंद्र सागर बांध परियोजना किस नदी पे निर्मित है। आपको ये बताना है, पार्वती नदी पे निर्मित है, कि चंबल पे निर्मित है, कि काली सिंध पे निर्मित है, कि कालनिया पे निर्मित है। आपको ये बताना है हरिश्चंद्र सागर बांध जो परियोजना है किस नदी पे स्थित है। तो ये आपका काली सिंध नदी है, उस पे स्थित है। हरिश्चंद्र सागर वृद्ध सिंचाई परियोजना है, आपको ये भी पता होना चाहिए। इसको काली सिंध परियोजना भी कहा जाता है, और यह बांध कोटा जिले में काली सिंध निर्मित नदी पे स्थित है। आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही आइए आगे आइए देखते हैं पांचवा प्रश्न। तो पांचवा प्रश्न देखेंगे, दिया है एनसीएफ से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इसमें आप देखेंगे दिया है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 में कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों की संतुष्टि नहीं की है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण आपको बताना है। सबसे उपयुक्त कारण क्या है, तो आपको इसमें ये बताना है। तो इसमें आप ये देखेंगे कि इसमें पाठ्य पुस्तक का भार कम करने के लिए है। पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 से आगे की कक्षाओं के लिए है। कक्षा 1 और 2 के शिक्षार्थियों को पढ़ना लिखना जानते हैं। संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश का प्रदान करना है। तो आपको इसमें ये बताना है कि इसमें आपका ये कौन सा सही होगा। तो इसमें आपको आप बताएंगे कि इसमें आपका कौन सा सही होगा। तो इसमें आप जो देखेंगे, राष्ट्रीय रूपरेखा एनसीएफ में कक्षा 1 और 2 के लिए जो भी प्रश्न पूछा है, तो इसमें आप देखेंगे संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना, यही आपका इसमें सही होगा। तो आप इसे आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही आइए आगे नेक्स्ट छठे प्रश्न की बात करें। तो छठे प्रश्न में आप देखेंगे दिया है इसमें कि एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की संस्कृति विविधताएं
पढ़ानी है, इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या है, आपको इसमें से ये बताना है। तो इसमें विभिन्न प्रकार के खाने की चीज़ों को चित्रों का फ्लैश बोर्ड तैयार कराना दिखाना ये है कि वही अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न भोजन के बारे में विद्यार्थियों को बताने एक प्रोजेक्ट देना ये है। वही विद्यार्थियों से पूछें कि उसमें क्या खाया और उस पर चर्चा करें ये है। कि विद्यार्थियों से कहा कि वो अपने परिवार के भोजन के बारे में सूचना एकत्रित करें, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें आप देखेंगे जो अपने देश के विभिन्न राज्यों के लोगों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न भोजन के बारे में विद्यार्थियों को प्रोजेक्ट देना, यही आपका इसमें सही है। आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही आइए नेक्स्ट देखते हैं आगे 7वें प्रश्न की बात करें तो 7वें प्रश्न में आप देखेंगे कि दिया है फ्लाई ऐश अपशिष्ट उत्पादित होता है। जो फ्लाई ऐश है अपशिष्ट उसका उत्पादित कहाँ होता है आपको ये बताना है। जल विद्युत परियोजना से, थर्मल पावर परियोजना से, भूतापीय परियोजना से कि घराट से होता है। तो आपको इसमें पता होना चाहिए थर्मल जो पावर परियोजना है इससे आपका ये फ्लाई ऐश अपशिष्ट उत्पादित होता है। इस बात को आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही आगे देखेंगे 8वें प्रश्न की। तो 8वें प्रश्न में आप देखेंगे दिया है पर्यावरण शिक्षा केंद्र आपका सेंटर ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन स्थित है आपका नई दिल्ली में, देहरादून में, अहमदाबाद में, हैदराबाद में। तो इसमें आपका जो ये अहमदाबाद है वहीं पे स्थित है। आप इसे ध्यान में रखते हुए चलेंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण वो प्रश्न है जो आप देखेंगे कि परीक्षाओं में इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को एकदम हूबहू मिलेंगे। तो आप इन प्रश्नों को ध्यान से देखते हुए चलेंगे। वही आइए 9वें प्रश्न की बात करें तो 9वें प्रश्न में देखेंगे दिया है आपका पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने के लिए निम्न में से किस एक उद्देश्य की आवश्यकता नहीं है। पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने के लिए आपको ये बताना है इसमें से निम्न में से एक कौन सी उद्देश्य की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें आपका भौतिक एवं रासायनिक पर्यावरण के अंतर्गत संवेदनशीलता विकसित करना ही इसकी आवश्यकता नहीं है आपकी। कि वो उसके बाद आधारभूत वैज्ञानिक संकल्पनों एवं सिद्धांतों का कष्ट कराना इसकी उपलब्धता नहीं है आपको ये बताना। उसके बाद आप देखेंगे कि दिया है पर्यावरण को जानने के लिए अवसरों को प्रदान करना, ये आवश्यकता नहीं है। कि उसके बाद आप देखेंगे कि दिया है अवलोकन परिणाम तो भविष्यवाणी करना तथा वर्गीकरण करना जैसी प्रवणताओं को विकसित करना, ये आवश्यक नहीं है। तो इसमें आप बताएंगे कि इसमें आपका कौन सा सही होगा। तो इसमें जो आपका दिया है आधारभूत वैज्ञानिक संकल्पनाओं तथा सिद्धांतों को कंठस्थ करना, तो ये आवश्यकता नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि कंठस्थ करना एक नेगेटिव टैग वर्ड है। तो ये इसलिए आपका इसमें से इससे आपको समझ में आना चाहिए ये सही है। तो वही आइए 10वें प्रश्न की बात करें तो 10वें प्रश्न में आप देखेंगे दिया है 10वें प्रश्न में आपका दिया है कि पर्यावरण से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। इसमें आपका पूछा है पर्यावरण से के अंतर्गत आपका कौन सा कथन असत्य है, ये पूछा है। आपको ये बताना है। तो पर्यावरण भौतिक तत्वों का समूह है, ये असत्य है। कि पर्यावरण हमेशा स्थिर रहता है, ये असत्य है। कि पर्यावरण क्षेत्रीय विविधताएं होती है, ये असत्य है। कि पर्यावरण नियंत्रण एवं स्वतः पोषण पर आधारित है, आपका ये असत्य है। तो इसमें आप देखेंगे कि जो ये पर्यावरण हमेशा स्थिर रहता है तो ये ही आपका असत्य है, क्योंकि पर्यावरण हमेशा स्थिर नहीं होता है, ये आपको पता होना चाहिए। वही आइए आगे नेक्स्ट देखते हैं 11वें प्रश्न की। तो 11वें प्रश्न में आप देखेंगे दिया है पर्यावरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय कौन सी संस्था है। इसमें से आपको अंतर्राष्ट्रीय संस्था बताना है। तो है आपका UNEP जो आपका नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, वही आपका यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, वही आपका ये UNEP है, ये आपका सही है। जिसकी स्थापना आप देखेंगे तो 1972 में हुई थी। इसका पर्यावरण पर स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन पहला आपका सम्मेलन हुआ था, वो आपका स्टॉकहोम में हुआ था, आपको ये पता होना चाहिए। और इसका मुख्यालय आपको नैरोबी जो केन्या की राजधानी है वहाँ पे स्थित है, आपको ये भी पता होना चाहिए। वही आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न में आप देखेंगे दिया है कि प्लास्टिक के पुनः उपयोग के दौरान निकलने वाली सबसे जहरीली गैस पदार्थ कौन सी पदार्थ बताना है। अमोनिया है, कैंडियम है, आपका बेरिलियम है, आपका डाइऑक्सीन है। इसमें से आपको बताना है कि प्लास्टिक के पुनः उपयोग के दौरान निकलने वाली सबसे जहरीली पदार्थ आपका कौन सा है। तो वो आपका ये डायनोसिस होता है, ये आपको इस बात को ध्यान में रखते हुए चलना है।
ये पर्यावरण के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देखेंगे कि इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को परीक्षाओं में मिलेंगे, तो आप इन प्रश्नों को एक बार देख लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी ही मददगार साबित होंगे। तो आप इन प्रश्नों को बिना स्किप किए हुए एक बार जरूर देखें। आइए वही नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे दिया है, निम्न में से राज्य की बृहद सिंचाई परियोजना कौन सी? मेजा बांध है, मोरेल बांध है, आपका जयसमंद बांध है, आपका बीसलपुर बांध है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से आपका बृहद सिंचाई परियोजना कौन कौन परियोजना है? तो वो आपका बीसलपुर वाला परियोजना है। आपको ये पता होना चाहिए। टोंक जो राजस्थान का एक जिला है, टोंक जिले के बीसलपुर गांव में बनास नदी पर यह बांध बना है। आपको ये पता होना चाहिए। राजस्थान की जयपुर, अजमेर, वही किशनगढ़, टोंक आदि की पेयजल और सिंचाई की आवश्यकताओं को पूर्ति ये बीसलपुर परियोजना करती है। आपको ये बात भी पता होना चाहिए। वही आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे 14वें प्रश्न में। 14वां प्रश्न में आपका दिया है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? इसमें आपका पर्यावरण का उद्देश्य नहीं है वो पूछा है, तो आपको ये बताना है। तो इसमें आप देखेंगे विकल्प जो बी में दिया है, मानव एवं शेष जगत के अंतर संबंध समझाना, ये आपका उद्देश्य नहीं है। आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही आइए नेक्स्ट 15वें प्रश्न की बात करें तो 15वें प्रश्न में पूछा है आपका कि शैवाल है। शैवाल आपका क्या है? आपको ये बताना है कि शैवाल आपका है क्या। तो आपको ये पता होना चाहिए पर्यावरण का अध्ययन पर्यावरण की चेतना जागृति करना और अवलोकन में समझ विकसित करना है। पर्यावरण के घटकों को सही को समझाना है, इसके अंतर्गत आता है। आपको ये भी पता होना चाहिए। शैवाल एक आपको पता होना चाहिए, शैवाल एक सरल सजीव है। आपको ये पता होना चाहिए शैवाल एक सरल सजीव है जो कि उत्पादक का कार्य करता है, इसलिए इसमें आपका उत्पादक होगा। आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न में आप देखेंगे दिया है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पृथ्वी और सूर्य के बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा कि आपको ये बताना है पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच अंतरिक्ष यान में बैठे पृथ्वी को कैसा दिखाई देगा। तो आपको ये बताना है। तो इसमें आप देखेंगे तारे टिमटिमाते नहीं हैं, आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को तारों की टिमटिमाहट दिखाई देगी और आकाश भी काला दिखाई देगा। इसलिए आप अंतरिक्ष यान के बाहर का तापमान पृथ्वी तल के तापमान से कहीं अधिक होता है, तो इसलिए आप देखेंगे कि ये जो तारे टिमटिमाते दिखेंगे, इसमें अब नहीं दिया है, तो इसलिए आपका ये विकल्प भी सही होगा। आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही आगे आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न में आप देखेंगे दिया है कि निम्न में से सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण हेतु जैविक सूचक के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है? आपको ये बताना है। तो इसमें आप देखेंगे कि लाइकेन का प्रयोग किया जाता है। आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 18वें प्रश्न में देखेंगे तो दिया है आपका, जल की उच्च जैविक ऑक्सीजन की मांग क्या संकेत करती है? जो जल की उच्च जैविक क्या मांग करती है? तो वो करती है माइक्रोबियल प्रदूषण का उच्च स्तर की मांग करती है। आप इस बात को संकेत करती है। आप इसे ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही आगे देखेंगे 19वें प्रश्न में। तो 19वें प्रश्न में आप देखेंगे दिया है, निम्न में से कौन सा अभिप्रेरित कक्षा कहा जाता है? जो अभिप्रेरित कक्षा कहा जाता है आपको कौन सा कहा जाता है? तो आपको वो बताना है। तो आप इसमें देखेंगे कक्षा में प्रश्न पूछना, प्रयोग करना, बुद्धिशीलता संबंधित कार्य, यही आपका अभिप्रेरित कार्य कहा जाता है। आप इसे ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही आगे देखेंगे तो आगे दिया है आपका, विद्यार्थियों की किन परिस्थितियों में पर्यावरण अध्ययन सबसे बेहतर ढंग से सीखा जा सकता है? आपको इसमें से ये बताना है। तो इसमें आप देखेंगे पर्यावरण से बातचीत करके, जो पर्यावरण के बारे में जानते हैं, जानकारी रखते हैं, अच्छा ज्ञान रखते हैं, उनसे आप बच्चों का बात कराएंगे, बच्चों से मेलजोल कराएंगे, तो उनसे इनका अध्ययन बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। तो इसलिए आपका ये सही होगा। आप इसे ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही आगे प्रश्न देखेंगे तो आगे दिया है आपका, पर्यावरण अध्ययन से पता चलता है। आपके पर्यावरण अध्ययन से क्या पता चलता है? आपको ये बात पता होनी चाहिए। तो आप देखेंगे कि पर्यावरण संरक्षण में प्रकृति की जिम्मेदारी के बारे में हमें पता चलता है। ये बात हमें पता होनी चाहिए। वही आइए आगे नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे दिया है आपका कि पर्यावरण अध्ययन के पहलू हैं। पर्यावरण अध्ययन के पहलू पूछा है। आपके कौन कौन से पहलू हैं? तो आपके वो नैतिकता एवं संस्कृति,
पर्यावरण अध्ययन के पहलू के अंतर्गत आते हैं। आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही आइए आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न में आप देखेंगे दिया है आपका, इस प्रश्न की बात करें तो इसमें दिया है पृथ्वी हमारे पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में मदद करते हैं। प्रतिवर्ष जुलाई महीने में लोगों द्वारा लाखों पेड़, यहाँ पे है, पेड़ लगाया जाते हैं। यह अवसर कहलाता है। आपको इसमें ये बताना है कि इस वृक्ष हमारे पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में मदद करते हैं। प्रतिवर्ष जुलाई के महीने में लोगों द्वारा लाखों पेड़ लगाए जाते हैं। यह हमें अवसर, ये आपका वन महोत्सव के अंतर्गत आएगा। आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न में दिया है अम्लीय वर्षा का pH मान पूछा है। अम्लीय वर्षा का pH मान आपको पता होना चाहिए, 5.6 से कम होता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही होगा। आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही आगे नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न में आप देखेंगे दिया है भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। तो आपका ये पता होना चाहिए, भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है गंगा में रहने वाली जो डल्फिन है वही जलीय राष्ट्रीय प्राणी है। आपको ये पता होना चाहिए। वही आगे अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न में देखेंगे कि आपसे पूछा है राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। आपका जो राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस होता है आपको वो कब मनाया जाता है, तो वो आपको 22 मई को मनाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। वही आगे अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न में देखेंगे कि दिया है मोनाल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है। आपको बताना है, तो ये आपका नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है, आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद जो 20वां प्रश्न आपका छोटा था वो 20वां प्रश्न हम आपको बता दे रहे हैं, जो आपका छूट गया था 19 के बाद 21 आ गया था। तो उसमें आपका पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत महत्वपूर्ण शिक्षण सिद्धांतों में से एक है। आपको ये बताना है पर्यावरण के अंतर्गत प्रमुख सिद्धांतों में से एक है आपका, ये पूछा था। तो इसमें आपका होगा, इसमें आप देखेंगे कि दिया ऑप्शन आपका पर्यावरण संबंधित पुस्तकों का आधिकारिक प्रयोग अध्ययन संसाधन के रूप में पर्यावरण का प्रयोग छात्रों के अधिक से अधिक गृह कार्य उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका जो विकल्प बी दिया है अध्ययन संसाधन के रूप में पर्यावरण का प्रयोग, आपका यही सही होगा। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो देखेंगे कि आपके इसी प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो अगर इन प्रश्नों को आप एक बार भी बिना स्किप किए देख लेते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होंगे। तो ये अगर वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। आप सभी को जय हिंद।